हेलो, चलो हाय फ्रेंड्स, सो आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपने सुने रहेंगे, ठीक है ना। आपको जो यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो एक एक पैराग्राफ के दिए हैं। अगेन ऊपर ऊपर से आपको पढ़ना है। इंस्टीट्यूट चाहते हैं कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि आप इन फ्यूचर अकाउंटेंट नहीं बनने वाले हो, बट जब आप फिनेंशियल स्टेटमेंट रेफर करोगे डेफिनेटली आपको नॉलेज होना चाहिए कि ये ऐसा कुछ तो होता है जो यहाँ पे अप्लाई होता है। सो अगेन दिस इज फ्रॉम थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। नॉर्मली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो हमने पढ़ा था उसमें बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं और एक एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3-3, 4-4 पेज का होता है। आपको एक एक पैराग्राफ का दिया है, तो उसी के हिसाब से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा अपेक्षा मत रखना, करेक्ट ना, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमको फाइनल में 100 मार्क का सब्जेक्ट था, आपको 5 मार्क के लिए एक चैप्टर है। सो यू कैन इमेजिन द कितना डिफरेंस उसमें है। चलो सो आइए पढ़ते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अच्छा, पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का यूज क्या है ये समझना जरूरी है। चैप्टर तो पढ़ रहे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों रिक्वायर्ड है? क्योंकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें यूनिफॉर्मिटी हो, जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको कन्फ्यूजन ना हो, गलत इंटरप्रिटेशन ना हो, करेक्ट ना, नहीं तो उनका कंपनी के ऊपर विश्वास उठ जाएगा। तो उसके लिए टू ब्रिंग स्टैंडर्डाइजेशन इन अकाउंटिंग, इन पॉलिसी, इन प्रोसीजर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिक्वायर्ड। तो बेसिकली फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री, अभी इन्वेंट्री के वैल्यूएशन करने के अलग अलग तरीके हैं, करेक्ट ना, तो उसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने स्पेसिफाई किया कि यही मेथड आप फॉलो करो। डेप्रिसिएशन कौन से मेथड से करना है, हर एक कंपनी अलग अलग मेथड फॉलो कर सकती है, तो उससे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, करेक्ट ना, तो उनके लिए तकलीफ हो जाती है। उनके लिए क्या हो जाती है? तकलीफ हो जाती है। तो ऐसा प्रॉब्लम है। इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बेनिफिट क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक लाइन पे आ जाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं? एक लाइन पे आ जाते हैं, मतलब वो कंपेरेबल होते हैं। वो क्या होता है? फॉर एग्जांपल 2 कंपनीज है, फॉर एग्जांपल कार कंपनीज, मारुति सुजुकी एंड लेट्स से हुंडई, टाटा मोटर्स लेते हैं अपन, हुंडई का फॉरेन कंपनी है। तो इन दोनों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो जिस बेसिस पे बनाए जाते हैं वो बेस सिमिलर हो जाता है, ताकि एनालिसिस करना, कंपेरिजन करना वो आसान हो जाता है, मिसलीडिंग नहीं होते वो, ठीक है। तो अपन ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, ट्रू एंड फेयर, बस दिस इज वन ऑफ द स्टेप टुवर्ड्स दैट। इवन ऑडिट भी क्यों किया जाता है? उसके लिए किया जाता है, करेक्ट ना। चलो, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। द एक्सप्रेशन अकाउंट स्टैंडर्ड इज मेड अप 2 वर्ड्स, अकाउंटिंग एंड स्टैंडर्ड, करेक्ट ना। सो अकाउंटिंग क्या आपने को पता है, स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? जनरली एक्सेप्टेड मॉडल और एन आइडियल। मतलब स्टैंडर्ड का मतलब है दिस इज हाउ इट शुड बी डन। फॉर एग्जांपल वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, जहाँ पे फीफो मेथड बोला यूज करने के लिए, सो दिस इज कॉमनली यूज। या वेटेड एवरेज आपने किया रहेगा शायद ग्रेजुएशन में, नहीं किया तो आपको नहीं पता रहेगा। डेप्रिसिएशन में 2 ही मेथड है, एसएलएम एंड रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड, वही फॉलो करना है। तो दिस ब्रिंग स्टैंडर्डाइजेशन अकाउंटिंग, करेक्ट ना, दिस ब्रिंग स्टैंडर्डाइजेशन अकाउंटिंग। जैसे आप घर पे पढ़ाई करते हो, एक प्रोसेस रहता है, उसी के फ्लो में पढ़ते हो, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है कि नहीं, वैसा है। चलो, तो दिस इज कॉमन आइडियाज विच कैन बी यूज्ड। नाउ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर द रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स। ये वर्ड्स आपको लर्न करना है। The word policy means a course of action adopted as advantageous or expedient. These are the written documents which are advantageous to be adopted by enterprises in reflecting the effect of the transaction and other events. करेक्ट ना। सो आपके जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, उसका आउटपुट क्या है, मतलब उसका प्रिपरेशन कैसे कर रहे हो, क्या पॉलिसी आप फॉलो कर रहे हो, वो सब समझ में आता है, ठीक है ना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इशूड बाय द एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी। जैसे इंडिया में आईसीएआई है, गवर्नमेंट और अदर रेगुलेटरी बॉडीज इन इंडिया एक्सेप्ट अकाउंटिंग बॉडी टू इशू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज द इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी भी जो कौन है? आईसीएआई है। गवर्नमेंट ऑल्सो इशू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल गवर्नमेंट इशू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू बी एडॉप्टेड बाय कंपनीज अंडर 2013 in the preparation present financial statement. Similarly, regulatory body like IRDA वो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करती है। मतलब मोस्टली एज ए स्टूडेंट आपको लर्न करना है कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन इशू करता है? आईसीएआई, बट इन फ्यू केसेस सेंट्रल गवर्नमेंट एंड IRDA वो भी सर्टन स्टैंडर्ड्स फॉलो, मतलब इशू करते हैं। जैसे इंश्योरेंस कंपनी होती है ना, तो उनके लिए किया जाता है, करेक्ट ना। तो ऐसे कुछ खास कंपनीज के लिए वो करते हैं।
बट मोस्टली अपन फॉलो करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डील्स विद द रिकग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ ट्रांजैक्शन एंड अदर इवेंट्स. ये चारों वर्ड अच्छे से लर्न करना. दीज आर द क्वेश्चंस फॉर MCQ. कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील्स विद रिकग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड अदर इवेंट्स. Recognition of transactions and other events. Recognition is the process of incorporating an item in the balance sheet and statement of profit and loss. It involves the depiction of an item in word and by monetary amount and inclusion of that amount in the total of the balance sheet and statement of P&L account. The accounting standard tells us which item to recognize in the balance sheet and statement of. Now what is recognition? अभी याद करो 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था कि रेवेन्यू को रिकग्नाइज कब किया जाता है. सो रिकग्नाइज मतलब एक आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर है या इनकम है, उसको बैलेंस शीट में या P&L में रिकग्नाइज कब करना है. जैसे आपने पढ़ा रहेगा कि इनकम ड्यू बेसिस पे अपन रिकग्नाइज करते हैं. फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल लैंग्वेज बताता हूँ, आई विल नॉट यूज मच टेक्निकल वर्ड्स. लेट्स से मेरे को आपने परचेस ऑर्डर दिया है, मतलब मेरे लिए सेल है, आपके लिए परचेस है. आपने मेरे को परचेस ऑर्डर दिया है. सुनो, मैंने अभी तक आपको प्रोडक्ट डिस्पैच नहीं किया है, तो बताओ वंस आई रिसीव दिस परचेस ऑर्डर कैन आई बुक दिस एज माई सेल्स. मैं अकाउंट्स में उसको रिकॉर्ड कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता हूँ. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अभी तक मैंने सेल नहीं किया है. हाँ, जिस दिन मैं सेल करूँगा मैं रेवेन्यू रिकग्नाइज कर सकता हूँ. बस ये दिया है. सो ट्रांजैक्शन का मतलब है एन इवेंट्स. ट्रांजैक्शन कैन बी परचेस, सेल, कुछ भी हो सकता है. करेक्ट ना? वैसा है. ठीक है. तो कौन सा आइटम रिकग्नाइज, जैसे कॉन्टिजेंट लायबिलिटी अपन उसको रिकॉर्ड नहीं करते बैलेंस शीट में, वी शो इट बाय वे ऑफ फुट नोट. करेक्ट ना? वो अमाउंट कॉलम में नहीं आता क्योंकि वो मेरा लायबिलिटी है भी और नहीं भी. इट डिपेंड्स ऑन सम इवेंट. देन मेजरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड अदर इवेंट्स. अब ये भी इंपॉर्टेंट है. Accounting standard also provide guidance as to what monetary amount should be put to the transaction and events. That is measurement or quantification of the items of transaction and events. For example, हाँ मतलब क्या है? For example, अभी यहाँ पे दिया वही पढ़ते हैं. Accounting standard AS10 property plant equipment provide that initial recognition of item of PP cost of item consider a purchase price less trade discount. मैं बताता हूँ क्या है, आप ऐसे ही समझेंगे. नाउ ध्यान से सुनना. ये अपन ने डायरेक्ट टैक्स में पढ़ा है, अगर आपको याद है तो. आपने एसेट खरीदी किया है. अभी एसेट खरीदते समय बहुत सारे खर्चे हुए हैं. यहाँ पे देखो, यहाँ पे खर्चे दिए ना, इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह वगैरह. तो कौन से खर्चों को ऐड करना है, कौन से खर्चों को ऐड नहीं करना है, कौन से खर्चों को कैपिटलाइज करना है, कौन से खर्चों को नहीं करना है. सो दैट इज कॉल्ड एज अ मेजरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड अदर इवेंट्स. करेक्ट ना? सो इसके लिए अपन पढ़ने वाले AS10 आपको है, मतलब बेसिक लेवल पे. तो उसमें दिया है कि भाई एसेट खरीदते समय जो भी खर्चा हुआ है आप एसेट के कॉस्ट में ऐड करो. तो दैट इज कॉल्ड एज अ मेजरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड अदर इवेंट्स. बाकी कुछ आप पढ़ो मत, बस इतना था. तीसरा, प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड अदर इवेंट. मतलब क्या है सर? ये जो डेटा आपने कलेक्ट किया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑल्सो डील्स विद द मैनर ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांजैक्शन एंड अदर इवेंट्स in the balance sheet and statement of P&L account. For example, paragraph 8 to 17 of accounting standard cash flow statement deals with the manner of presentation of operating activity, investing activity, financial activity. अपने को कैश फ्लो है तो प्रेजेंटेशन कैसे करना है. जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने बैलेंस शीट का चैप्टर 2 में फॉर्मेट पढ़ा है. सो दैट इज कॉल्ड एज अ प्रेजेंटेशन. तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे प्रेजेंट किया जाएगा? पहले कौन से आएंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी एंड फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी. तो इसमें क्या क्या आएगा, कौन सी चीज़ पहले लिखना है, कौन सी बाद में लिखना है, उसका पूरा फॉर्मेट दिया है. अपने को पढ़ना है. बेसिक लेवल पे है. इतना बड़ा क्वेश्चन MCQ में नहीं आएगा, बट जितना रिक्वायर्ड है उतना पढ़ेंगे MCQ हिसाब से. एंड फोर्थ, डिस्क्लोजर ऑफ ट्रांजैक्शन. द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑल्सो डील विद द मैनर ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ ट्रांजैक्शन अदर इवेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, पैराग्राफ 37 ऑफ AS10 प्रोवाइड दैट इन फिनेंशियल स्टेटमेंट ग्रॉस एंड नेट कैरिंग अमाउंट ऑफ आइटम ऑफ PPE at the beginning. बता दो क्या है PPE. and 8th of the accounting period shows addition, disposal, acquisition and other movement should be disclosed.
तो लिखो पीपी स्टैंड्स फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। यहां पे भी था ना, किधर तो भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये तीन है, ठीक है। तो देखो अभी क्या दिया है डिस्क्लोजर में, क्या करना है, AS10 क्या क्या दिखाना है आपको, एडिशंस, ओपनिंग बैलेंस कितना था दिखाना है, क्लोजिंग बैलेंस कितने अपने एसेट ऐड किए, कितने बेच दिए, कितने अपने एक्वायर्ड किए, ये सब दिखाना है। मतलब खाली क्लोजिंग बैलेंस मत दिखाओ, एडिशन अपन जैसे लेजर अकाउंट बनाते हैं एसेट का, वो सब दिखाना जरूरी है, ठीक है। चलो तो ये इंपॉर्टेंट, इसका जो अपने एक डायग्राम बनाते हैं। डिस्क्लोजर है या क्या लिखा है वहाँ पे, चलो तो अपन एक एक करके अभी लिखते हैं। अब इसमें पहला रिकग्निशन है नाउ। अभी रिकग्निशन में क्या बोला है मैंने आपको, कहा था कौन से ट्रांजैक्शन अपने को रिकग्नाइज करना है, मैंने कहा था इनकम कब रिकग्नाइज करना है, एक्सपेंस कब रिकग्नाइज करना है। तो अभी यहाँ पे अपन लिखो इसमें व्हेन टू रिकग्नाइज आइटम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फिर वो P&L आ गया, बैलेंस शीट आ गया। सेकंड मेजरमेंट, अभी मेजरमेंट में क्या लिखना है अपने को, क्या मेजर करना है, वैल्यू ऑफ प्लांट, पीपी क्या होता है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, उसको रिकग्नाइज कैसे करना है वो दिया, मतलब कौन से खर्चे ऐड करने हैं, कौन से खर्चे ऐड नहीं करने हैं, करेक्ट ना। सो इनिशियल कॉस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग AS10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। ठीक है, तीसरा प्रेजेंटेशन, एग्जाम्पल कैश फ्लो स्टेटमेंट। एंड डिस्क्लोजर में क्या क्या करना है, लास्ट
हाँ, डिस्क्लोजर लिखो एज पर AS10। AS10 में क्या बोला है कि एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये सब कुछ क्या करना है, ऐड करना है। तो डिस्क्लोजर एज पर AS10। ठीक है, चलो आगे। ना कहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होता है, सिंपल बताता हूँ, जितने भी इंडिया में बिजनेसमैन है सबको अप्लाई होता है, फिर छोटा बिजनेसमैन हो या बड़ा हो, बिजनेस का फॉर्म कोई भी हो, प्रोप्राइटरी हो, पार्टनरशिप फॉर्म हो, सबके लिए अप्लाई होता है, ये यूनिफॉर्म है सबके लिए। ठीक है, सो देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इंटेंड टू अप्लाई टू एंटरप्राइजेज। देखो क्लियर कट बोला है, एंटरप्राइज बोला है, कोई भी हो सकता है, कॉर्पोरेट हो, कोई भी हो, एवरी बिजनेसमैन को अप्लाई होता है। फिर छोटे से छोटा बिजनेसमैन से बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, मतलब चाय का टपरी से मिस्टर मुकेश भाई अंबानी का बिजनेस, सबके लिए सेम प्रोविजन। एंगेज इन कमर्शियल इंडस्ट्रियल बिजनेस एक्टिविटी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज अ प्रॉफिट ओरिएंटेड और इट इज एस्टेब्लिश फॉर द चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस। या एनजीओ होते हैं ना कि जो प्रॉफिट तो कमाते हैं बट वो मेंबर्स को देते नहीं, दे यूज इट फॉर द बेनिफिट ऑफ और वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, सबके लिए सेम ही है। मतलब AS10 जो है अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट, फिर वो एसेट रिलायंस ने लिया है या मेरे से छोटे बिजनेसमैन ने लिया है, जिसका चाय का टपरी उसने लिया है, एनजीओ ने लिया है, ट्रस्ट ने लिया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंने आपको पहले कहा था कि सबके लिए सेम है, कोई फर्क नहीं है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विल नॉट अप्लाई टू एंटरप्राइजेस विच कैरी ओनली एक्टिविटी विच आर नॉट ऑफ कमर्शियल पर्पज। हाँ, खाली देखो, मतलब मैं खाली इतना ही कर रहा हूं तो उनके लिए अप्लाई नहीं होगा। एक्टिविटी ऑफ कलेक्टिंग डोनेशंस एंड गिविंग देम टू फ्लड अफेक्टेड पीपल, तो उनके लिए अगर कर रहे हैं तो उनके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होते हैं। बट इनके लिए अगर उन्हें ट्रस्ट वगैरह फॉर्म किया तो उसका ऑडिट कंपलसरी हो जाता है, तो ऑडिट के थ्रू सभी चीज़ें चेक हो जाती है, बिकॉज यहाँ पे इनका इंटेंशन पैसा कमाना नहीं है। सो वॉट एवर डोनेशन दे गेट दे यूज इट फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो भले कुछ एंटरप्राइजेस को जैसे ट्रस्ट है या यहाँ पे जो दिया डोनेशन जो कलेक्ट कर रहे हैं उनके लिए वो अप्लाई नहीं होगा, तो उनके लिए ऑडिट हो जाता है, तो वहाँ पे फिर सब क्रॉस चेक किया जाता है। एक्सक्लूजन ऑफ एंटरप्राइजेस फ्रॉम एप्लीकेबिलिटी अकाउंट स्टैंडर्ड वुड बी परमिसिबल ओनली इफ नो पार्ट ऑफ एक्टिविटी ऑफ सच एंटरप्राइज इज कमर्शियल इंडस्ट्रियल बिजनेस इन नेचर। हाँ, 100% अगर आपका सोशल सर्विस है तो ही एक्सक्लूड किया जाएगा, अगर 1 रुपये का भी आपका सेल है तो एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा। इवन इफ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ एक्टिविटी ऑफ द एंटरप्राइज इज कंसिडर्ड टू बी कमर्शियल, तो सभी के लिए अप्लाई होंगे फिर। हाँ, मतलब अगर आपका ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी 2 ही हो रहे, तो फिर क्वेश्चन आता है कि सर वो 2 ट्रांजैक्शन के लिए AS अप्लाई होंगे या पूरे बिजनेस के लिए होंगे। दोस्तों पूरे बिजनेस के लिए अप्लाई होंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट जस्ट कुछ खास काम का नहीं, बस इतना आपके नॉलेज के लिए पढ़ के रखना कि ये सबके लिए अप्लाई नहीं होगा। चलो, नाउ विच टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और रिपोर्ट्स आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल टू। अच्छा, अभी ये देखो क्या क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और रिपोर्ट्स आर दी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल टू। सभी के लिए एप्लीकेबल है, अब हम पढ़ लेते हैं। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। फिनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, अभी तक जो आपने पढ़ा है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, बट ध्यान रखना उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आता है जो यहाँ पे दिया है, प्लस उसके लिए एक्सप्लेनेटरी नोट्स रहते हैं, है ना, मतलब कुछ चीज़ों का अपन वहाँ पे एक्सप्लेनेशन देते हैं। अभी आपने उतना अकाउंटिंग डिटेल में नहीं पढ़ा है, तो मैं मतलब आपको अभी इमेजिन करना पड़ेगा या समझना पड़ेगा, मैं बोल रहा हूँ इसलिए, ठीक है ना। तो आप बस ध्यान में रखना कि दीज आर एप्लीकेबल टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो आपको पता है वो तो आता ही है, क्या क्या आता है, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, परफेक्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आता है, प्लस स्टेटमेंट्स एंड एक्सप्लेनेटरी नोट्स वो भी आ जाते हैं। ये तीनों चारों चीज़ें उसमें आ जाती हैं। नाउ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं। अभी ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, कुछ भी काम का नहीं है, बट अभी ये क्या है, इंस्टीट्यूट ने सिलेबस डिज़ाइन किया तो मेरा काम है आपको पढ़ाना, बट ये पढ़ के मतलब आई डोंट नो कि आपका नॉलेज में वैल्यूडेशन कहाँ पे होने वाला है, ठीक है ना। इससे अच्छा थोड़े अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिटेल में देते ना, कम करके, तो मज़ा आ जाता, रादर देन गिविंग ऑल द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड
बस 10 ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दो, बहुत डिटेल में दो, पढ़ाने में मजा आएगा, उसके न्यूमेरिकल्स दो, है ना, बच्चों को थोड़ा मजा आएगा। ये क्या हो रहा है, बस अपन थ्योरी के एमसीक्यू है इसलिए ऊपर 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 से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अभी मैं भी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकता क्योंकि 50 मार्क के लिए इतना बड़ा सिलेबस है, लगभग 12 चैप्टर आपको पढ़ना है 50 मार्क के लिए, तो एवरेज वेटेज 4-5 मार्क के ऊपर एमसीक्यू नहीं आएंगे और 30 स्टैंडर्ड दे दिए, तो आप इमेजिन कर सकते हैं ना कि बहुत बड़ा, मतलब सिलेबस बहुत ज़्यादा है और मार्क्स बहुत कम है। इसलिए आपको यहाँ पे एक बेसिक नॉलेज ही मिलेगा। एंड इंस्टीट्यूट भी वही चाहते हैं कि आपको अकाउंटेंट नहीं बनना है, यू जस्ट नीड टू हैव इन्फॉर्मेशन। तो ये इन्फॉर्मेटिव एंगल से ही आपको पढ़ना है। हाँ, फिर भी अगर आपने किधर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़े हैं एंड आपको कोई डाउट है एडवांस, आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, आई विल बी हैप्पी टू सॉल्व योर डाउट। अगर कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को व्हाट्सअप करो, आई विल रिप्लाई। बट मैं इसमें जितना इंस्टीट्यूट ने बोला है एमसीक्यू के हिसाब से कवर करने वाला हूँ, है ना, थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, कुछ नहीं हो सकता। चलो पैराग्राफ 5, प्रीफेस टू द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड्स द प्रोसीजर ऑफ इशूइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया विच में बी एक्सप्लेन अंडर। ठीक है, चलो देखते हैं। पहला स्टेप क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ ब्रॉड एरिया, मतलब कौन से एरिया में वी नीड टू स्टैंडर्डाइज अकाउंटिंग प्रोसेस, जैसे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री है, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है, देन फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस है, बोरोइंग कॉस्ट है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इंटेंजिबल एसेट को कैसे रिकॉग्नाइज करना है, क्योंकि दिखते नहीं है, उसका अकाउंटिंग कैसे होगा, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कब करना है, करेक्ट ना। तो ऐसे अलग अलग कंस्ट्रक्शन वर्क, कंस्ट्रक्शन में स्टेप बाय स्टेप काम होता है, एक प्रोजेक्ट 3-3, 4-4 साल चलता है, तो उसका रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करना है, मतलब कहाँ पे एम्बिग्विटी अराइज हो सकती है फॉर कॉमन मैन एंड इवन फॉर एक्सपर्ट लाइक यू एंड मी, कि जहाँ पे फिनेंशियल देख के अपने को समझ में नहीं आएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बेस रहेगा तो अपन वो लॉजिक अप्लाई करके समझ सकते कि ऐसे ऐसा किया है, तो वो दिया है। तो एएसबी मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ये डिटरमाइन करता है कि कहाँ पे ज़रूरत है। मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए, इन्वेंट्री के लिए ज़रूरत है, डेप्रिसिएशन के लिए ज़रूरत है, फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन्स के लिए ज़रूरत है, बोरोइंग कॉस्ट के लिए ज़रूरत है, वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट उसके लिए ज़रूरत है, एम्प्लॉय कॉस्ट उसके लिए ज़रूरत है। तो ऐसे अलग अलग अपन पढ़ने वाले हैं, तो वो एरियाज अभी उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं। देन अलग अलग स्टडी ग्रुप फॉर्मेट किए जाएंगे, आप उनको बोल सकते हैं रिसर्च टीम, या ICAI के मेंबर ही रहेंगे, करेक्ट ना, और इन्हीं को हक है ये स्टैंडर्ड ये करने का। सो दे विल फॉर्म अ स्टडी ग्रुप, दे विल डू रिसर्च, दे विल प्रिपेयर रिपोर्ट ऑन दैट कि इसमें क्या क्या होना चाहिए, एंड देन इट विल बी गिवन टू ASB अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, एंड फिर वहाँ पे जो एक्सपर्ट पैनल रहेगा वो सब ये काम कर देंगे। देन उसके बेसिस पे ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाया जाएगा। द ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विल नॉर्मली इंक्लूड ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टैंडर्ड, स्कोप ऑफ द स्टैंडर्ड, definition of term used in the standard, recognition and measurement of principle where applicable, presentation and disclosure requirements। देखो ये इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं, करेक्ट ना, कि ये एग्जाम आएगा स्टेप 3, क्या लिखा है, द प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट, ड्राफ्ट जो बनेंगे बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन गिवन बाय स्टडी ग्रुप, उसके 4 पार्ट रहेंगे। पहला, ये स्टैंडर्ड हम क्यों ला रहे हैं, स्कोप ऑफ द स्टैंडर्ड, फॉर एग्जांपल जैसे अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट क्यों ला रहे हैं, क्योंकि फिक्स एसेट के वैल्यूएशन कैसे होगा, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अच्छा, स्कोप ऑफ द स्टैंडर्ड में क्या आएगा, कौन सा एसेट कवर्ड है, कौन सा कवर्ड नहीं है, मतलब वो आपके मेरे लिए फिक्स एसेट होगा, बट उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जैसे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट वो AS 10 में नहीं आता है, मैं एक बिल्डिंग बना रहा हूँ वो AS 10 में नहीं आता, उसके लिए अलग कॉन्ट्रैक्ट है, भले वो मेरे लिए एसेट ही है, बट दैट डजंट कम अंडर फिक्स एसेट कैटेगरी। हाँ, तो स्कोप में वो आएगा कि इसमें कौन सा एसेट कवर्ड है, कौन सा कवर्ड नहीं है। तीसरा, डेफिनेशन, जो मैं आपको टेक्निकल चीज़ें पढ़ा उसके जो नए नए टर्म्स आएंगे उसका डेफिनेशन, करेक्ट ना। देन एंड फिर ये डी पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसको यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंटेंट रहेगा, मतलब कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 पार्ट में मैंने पढ़ा था, जो ये सीक्वेंस है, पहले ये स्टैंडर्ड क्यों लाया गया, अगर फिक्स एसेट का तो कौन सा कवर्ड है, कौन सा कवर्ड नहीं है, फिर पॉइंट नंबर C में जो टर्म्स अपन नीचे यूज़ करने वाले हैं स्टैंडर्ड्स पढ़ने के लिए उसके एक्सप्लेनेशन। तो ABC पॉइंट पढ़ने के बाद यू आर प्रिपेयर्ड कि अच्छा ये फिक्स एसेट के लिए मैं पढ़ने जा रहा हूँ। D में उसका कोर कंटेंट आएगा कि फिक्स एसेट में क्या ऐड होगा, मैंने आपको PGPP में पढ़ा दिया ऑलरेडी कि क्या क्या ऐड होता है, क्या क्या ऐड नहीं होता है, बस वहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ नहीं किया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बट वो ऑलरेडी एट पार विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही है। तो वो क्या ऐड होगा, क्या ऐड नहीं होगा, उसके लॉजिक्स भी मैंने एक्सप्लेन किए DT में, तो वो दिया है। तो पार्ट D इज मोर इम्पॉर्टेंट, एंड लास्ट E जो है वो प्रेजेंटेशन कैसे होगा, ओपनिंग बैलेंस, ऐड कितना हुआ, सेल कितना हुआ, प्रॉफिट लॉस, वो सब, एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन कितने हैं, कैपिटल WIP कितना है,
वो प्रेजेंटेशन पार्ट वो यहाँ पे अप्लाई होगा। तो पॉइंट नंबर इज रिक्वायर्ड वाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। तो मेरी हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों जो है वो डी है। क्या है? डी। यहाँ पे कोर कंटेंट रहता है, मतलब जब एज ए स्टूडेंट जब अपन चीज़ें समझते हैं तो डी पार्ट नीड टू बी अंडरस्टूड। बाकी एबीसी तो ठीक रहता है, बट आपने को ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने को आधे आधे पैराग्राफ्स के दिए हैं तो उतना ही पढ़ना है और खुश होना है। Step 4, consideration of preliminary draft by SB. The SB will consider the draft prepared by the study group, and if any revision of the standard required on the basis of deliberation, ASB will make the same or refer the same study group. मतलब ये स्टडी ग्रुप ICI के मेंबर रहेंगे, ये एक ड्राफ्ट बनाएंगे, इस ड्राफ्ट को ASB को भेजा जाएगा, ASB उसको एक्सेप्ट करेगी, कुछ चेंजेस रिकमेंड करेगी जो स्टडी ग्रुप को ही करना है, एंड बेस्ड ऑन देयर स्टडी ग्रुप रिकमेंडेशन फिर वो फाइनल होगा। देन हाँ, अभी ये जो ड्राफ्ट बना है जो ऑलमोस्ट लगता है कि फाइनल हो सकता है, इट विल बी गिवन टू फर्दर बॉडीज, मेंबर ऑफ ICI एंड स्पेसिफाइड बॉडीज। तो देखो, द ASB will circulate draft to standard to the members of ICI, MCA मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ICI, ICSI, ASSOM, CI, FIC, RBI, SEBI, IB। अभी इनके लॉन्ग फॉर्म मत पूछना, ये एग्जाम ही नहीं आएंगे, डोंट वरी। सो गूगल पे आपको मिल जाएंगे, करेक्ट ना, मेजॉरिटी तो मैंने आपको बता दी है। तो इन सब बॉडीज को दिए जाएंगे जो बिजनेस को किसी ना किसी तरह से कंट्रोल करती है, जो एसोसिएशन ऑफ बिजनेस रहते हैं ना वैसे, तो इनको दिया जाएगा, इनका रिकमेंडेशन दिए जाएंगे। फिर पॉइंट नंबर 6 में इनके रिकमेंडेशंस के लिए उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे। द ASB विल होल्ड मीटिंग विद द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्पेसिफाइड बॉडीज टू ascertain their views, and on the basis of comments received and the views of representation of the specified bodies, the ASB will finalize the exposure draft of the proposed accounting standard. करेक्ट ना? तो आपको इन जो बॉडी इनके रिप्रेजेंटेटिव आएंगे उनके वहाँ पे प्रेजेंटेशन, मतलब वो बताएंगे कि उनके हिसाब से क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, एंड सबका सुन के फिर ड्राफ्ट फाइनल हो जाएगा। देन अगेन इट विल बी गिवन टू मेंबर ऑफ ICSI एंड पब्लिक। The ED will be specifically sent to the specified bodies as listed above, and stock exchange and other interest group as consider appropriate। वो डिसाइड करेंगे किसको भेजना है, उनके रिकमेंडेशन आएंगे, उसमें चेंजेस किए जाएंगे। फिर स्टेप नंबर 8, आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द कमेंट रिसीव्ड, द ASB will finalize the draft of the standard and same will be submitted to council of ICI, एंड फिर वो उसको अप्रूव करेंगी, रिवाइज करेंगी, एंड फिर वो हाँ मतलब ICI का जो काउंसिल है, एकेडमिक काउंसिल बोल सकते हैं आप, या काउंसिल मेंबर, एकेडमिक काउंसिल इज डिफरेंट, काउंसिल मेंबर मतलब मेन कमेटी मेंबर होते हैं, फिर उनको अगर लगता है सब कुछ बराबर है तो उसको अप्रूव कर देंगे, अगेन अदरवाइज इट विल बी गिवन बैक टू ASB एंड देन इट विल बी इशूड, फाइनली इशूड बाय ICI। मतलब देखो कितना पावरफुल प्रोसेस है, मतलब हर एक चीज़ पे ध्यान दिया गया। तो दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर वेरी ब्यूटीफुली डिजाइन, मतलब बहुत ही, मतलब इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत ही पावरफुल, मतलब बहुत सिस्टमेटिकली डिज़ाइन किए हैं, मतलब दे आर वेरी पावरफुल, एंड मतलब उससे डेफिनेटली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर पावरफुल, उसका यूज़ बराबर हो रहा है, कोई गलत फहमी नहीं हो रही है, कोई गलती नहीं हो रही है उसमें। तो दीज आर वेरी पावरफुली डिज़ाइन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एंड अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वैल्यू 100% बढ़ेगा। तो ये स्टेप्स आई थिंक काफ़ी सिंपल है, इसमें एज सच आपको कुछ मेरी हेल्प नहीं लगेगी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटर, it is the duty of auditor that while discharging their function they have to ensure that accounting standard issued and made mandatory by the central government are complied with। 143(3) of Companies Act require that auditor to report whether in his opinion financial statement comply with the accounting standard of, ये मैंने आपको कहा था ना कि ऑडिटर का भी काम है कि उसको वेरीफाई करना है कि इस कंपनी ने जिसका ऑडिट कर रहा है वो ये इन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किए या नहीं किए है, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड बोर्ड रिपोर्ट वही दिया है, डायरेक्टर का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, करेक्ट ना? देखो सेक्शन 134 ऑफ कंपनीज एक्ट स्टेट दैट द डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट शुड इंक्लूड दैट, है ना, ये आपने कंपनी एक्ट में पढ़ा ही रहेगा कि उनको सर्टिफाई करना है कि जो भी रिलेवेंट एंड एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है हमने फॉलो किया है वाइल प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल अकाउंट्स। चलो द बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन। अब बेनिफिट्स क्या है? अरे सबसे बड़ा बेनिफिट है
आपके फिनेंस स्टेटमेंट्स का वैल्यू बढ़ जाता है, क्रेडेंशियल बढ़ जाते हैं। एंड एज अ बिजनेसमैन दिस इज द बिगेस्ट सेटिस्फैक्शन कि मेरे जो बैलेंस शीट है, मेरे जो फिनेंस स्टेटमेंट्स है, इसका मार्केट में वैल्यू है। मैं अगर बैंक में देता हूँ तो मेरे को लोन लेने में कोई अड़चन नहीं आती है, किसी वैल्यूएटर को देता हूँ तो मेरे फर्म का वैल्यूएशन अच्छा हो रहा है। वेयर एवर मैं फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड, लोन के लिए चाहिए, वैल्यूएशन के लिए चाहिए, एज ए सिक्योरिटी किसी को देना है, मेरा मार्केट में स्टैंडिंग अच्छा है। मार्केट में अगर स्टैंडिंग अच्छा रहेगा तो लोन रेज करना आसान होता है, अलायंसेस आप कर सकते हैं। एंड टुडे अलायंसेस इज द टेक्निक टू ग्रो फास्ट, and today is the world of what you can say, staying together. So you cannot grow individually much, but if you stay in a group you'll grow much faster. So अगर आपको एज अ बिजनेसमैन किसके साथ अलायंस करना है तो आप नेचुरली उसी बिजनेस के साथ अलायंस करोगे जिसके बैलेंस शीट वगैरह सब बराबर मेंटेन किया है, ताकि आपको तकलीफ ना हो, वो सब है। चलो, तो एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंने आपको बता दिया कि आपके बैलेंस शीट का वैल्यू बढ़ता है। फिर जहाँ जहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट लगते हैं, एज ए इन्वेस्टर मैं इन्वेस्ट करने को रेडी होता हूँ, क्योंकि जो भी लिखा है वो सही लिखा है। शेयर होल्डर का भरोसा बैठता है, प्रोमोटर्स, डायरेक्टर, क्रेडिटर्स, डेटर्स, सबका भरोसा कंपनी पे आता है। एंड जहाँ पे ट्रस्ट रहेगा ना, वही कंपनी ग्रो कर पाती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है, रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं, बट कंपनी लोगों का पैसा डुबा रही है, यू विल नॉट कीप मनी इन दैट कंपनी। इवन इफ दे गिव 1000% रिटर्न, यू विल से नो, आई वांट रिलायबिलिटी, आई वांट एश्योरेंस। सो ये होता है अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते तो। भले रिटर्न कम देंगे बट कंपनी भरोसे की होनी चाहिए। टाटा मोटर्स, दे मे नॉट जनरेट रिटर्न, मतलब बहुत ज़्यादा रिटर्न्स नहीं दे पाएंगे, बट दे विल गिव यू वेरी गुड रिटर्न्स, बट रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा है। टाटा ग्रुप का ब्रांड नेम बहुत पावरफुल है, बस ये है ना। मतलब अभी इंडिया में आपको पता नहीं, आई डोंट नो, अभी एक जनरल सर्वे हुआ है, तो मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड इन इंडिया इज टाटा मोटर्स, नॉट रिलायंस, जैसे टाटा ग्रुप। तो वो ऐसी पॉलिसी फॉलो करते हैं कि जिससे सबका फायदा है। मतलब एक बार मिस्टर रतन टाटा को क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड मिस्टर मुकेश अंबानी। उन्होंने कहा था कि मुकेश अंबानी इज आर बिजनेसमैन, वी आर इंडस्ट्रियलिस्ट। करेक्ट ना। तो बिजनेसमैन खाली खुद को ग्रो करना चाहता है, इंडस्ट्रियलिस्ट सबको लेके ग्रो करता है। मतलब ये उनका कहना था। रिलायंस ने भी कितने सारे इंडिया में जॉब क्रिएट किया, मैं ऐसा बोल नहीं सकते। रिलायंस ने कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया, आप सोचो, बहुत ज़्यादा। कितने छोटे छोटे ऑफिसेस, मतलब कितने लोगों का बिजनेस रिलायंस से जुड़ा है। सो रिलायंस ने भी बहुत बढ़िया काम किया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। बट दिस इज व्हाट ही सेड कि वी आर इंडस्ट्रियलिस्ट एंड दे आर द बिजनेसमैन। सो हमारा एम, टाटा ग्रुप का जितना पैसा आता है 50% वो डोनेट करते हैं ट्रस्ट को। ये अपने ऑनलाइन सब डेटा अवेलेबल, क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो ये, तो जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनको एक एडवांटेज हो जाता है। सो मेन थिंग क्या है, रिलायबिलिटी बढ़ती है। एंड जहाँ पे रिलायबिलिटी नहीं, वहीं पे लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं। एंड आप ज़्यादा पैसा दोगे, इसलिए कोई भी नहीं चाहेगा कि मैं दाऊद के साथ बिजनेस करूँ, हेल गिव मी 1000% रिटर्न, बट एक साल मिलेगा, बाद में नहीं मिलेगा, वैसा है। तो रिलायबिलिटी बढ़ता है। एंड रिलायबिलिटी जहाँ पे बढ़ता है, ट्रस्ट जहाँ पे बढ़ता है, वहाँ पे आप काम बहुत अच्छे से कर सकते हो। करेक्ट ना। The accounting standard who seeks to describe the accounting principle, valuation technique and the methods of applying these accounting principle in the preparation and presentation of the financial statements so that they can represent true and fair view of financial statement. Now what is true and fair view? True and fair view का मतलब है जो users of financial statement है, जो users of financial statement है उनका अपने को ट्रस्ट गेन करना है। जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनका अपने को ट्रस्ट गेन करना है, उसको बोलते हैं एश्योरेंस, ऑडिट एंड एश्योरेंस। सो एश्योरेंस मीन्स वही है कि जो यूजर्स है उनका ट्रस्ट अपने पे गेन करना है। मैं ईमानदार हूँ बोलने से नहीं होगा, सामने वाला जो भरोसा करेगा बाय लुकिंग एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देन ही विल ट्रस्ट मी, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, वैसा है। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का वही पर्पज है कि जो यूजर्स है उनके साथ कोई गद्दारी ना हो, कुछ गलत काम ना हो, उनका चीटिंग ना हो। अच्छा, आपको और मेरे को थोड़ा तो अकाउंट समझता है, जिन लोगों को नहीं समझता उनके लिए देखो क्या, उनको तो कुछ भी नहीं पता है। चलो देखो क्या क्या एडवांटेज है। पहला, इंप्रूव क्रेडिटेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्रिएट एन एनवायरमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस among the users of accounting information by providing a uniform structure or uniform guidelines which provide credibility and reliability to accounting information. In this way, the financial statements present true and fair view of financial position and performance. Highlight करो क्या बोले, देखो
द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्रिएट एनवायरमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस। मैंने आपको जो बोला था ना, अगर आप कोई लॉन्ग टर्म में आप कब चल सकते हैं, अगर लोगों का आपके ऊपर भरोसा हो तो। बट कॉन्फिडेंस कैसे गेन होगा? अमंग द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग यूजर्स कोई भी हो सकते हैं, बाय प्रोवाइडिंग अ यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ और यूनिफॉर्म गाइडलाइंस। यूनिफॉर्म मतलब क्या है? सभी लोगों के लिए कॉमन स्ट्रक्चर है कि फाइनेंशियल फिक्स एसेट का ऐसे होगा, इन्वेंट्री का ऐसे होगा, कैश फ्लो में प्रेजेंटेशन ऐसे होगा। सो देयर इज अ स्टैंडर्डाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल मैंने कार ली और आपने कार ली, दोनों अगर एक ही कंपनी की कार ली तो उसके फंक्शंस अंदर के सेम ही रहेंगे, वो थोड़ी बदलेंगे, वैसा है। तो यूनिफॉर्मिटी लाने से काम आसान हो जाता है। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन एग्जाम में क्या आएगा कि रिलायबिलिटी एंड क्रेडिटेबिलिटी कैसे बढ़ाई जाती है, हाउ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हेल्प्स। तो आंसर क्या होगा? बाय प्रोवाइडिंग यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ यूनिफॉर्म गाइडलाइंस। कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेड इजी, करेक्ट। ये आपको मैंने कहा था कि टाटा मोटर्स एंड मारुति मोटर्स अगर एक ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं, एक ही मतलब एक जैसे है ना, दोनों के लिए इन्वेंट्री के लिए सेम जो भी है, तो अगर दोनों सिमिलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं तो ये यूज़र, मेरे को पता है कि जो डेटा दिया है वो किस सेंस में दिया है, मतलब ये जो फिक्स एसेट का वैल्यू दिया ये कैसे दिया मेरे को पता है, इसमें ऐड किया है, लेस किया है, डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, जो जो उसके अंदर के एडजस्टमेंट्स है, आई नो एवरीथिंग। तो अगेन उसका रिलायबिलिटी क्या होता है? बढ़ जाता है। द कंपेरेबिलिटी इज पॉसिबल ओनली सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंट एंटरप्राइजेस इन द सेम इंडस्ट्री। इट इज अ पॉजिटिव स्टेप टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अभी ये भी बहुत अच्छी बात है। इवन गवर्नमेंट को भी पता चलता है, सुनो, बाय हैविंग कॉमन स्टैंडर्ड्स, कि सिमिलर इंडस्ट्री में दिस इज हाउ टाटा मोटर्स इज परफॉर्मिंग एंड दिस इज हाउ मारुति मोटर्स इज परफॉर्मिंग। सो इवन फर्म टू फर्म भी कंपेरिजन होता है, मतलब मारुति मोटर्स को चेक कर सकती है कि टाटा मोटर्स में क्या बेटर है, ऐसे कौन से अकाउंटिंग पॉलिसी प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं जो अपन नहीं कर रहे हैं, या टाटा मोटर्स भी देख सकती है कि इनके ये कैसे हो रहा है, कहाँ पे अपन गलत जा रहे हैं, करेक्ट ना। तो आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन प्रोसेस, मैं एक जनरल बता रहा हूँ अकाउंटिंग के परस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। दोनों सिमिलर इंडस्ट्री में है, दोनों के बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम रहेगा, मतलब वे ऑफ प्रेजेंटेशन दोनों ऑटोमोबाइल सेक्टर में है, तो ये एक दूसरे को खुद के कंपेयर कर सकते हैं, करेक्ट ना, मतलब खुद भी कर सकते हैं ना, एज ए यूजर मैं भी कंपेयर कर सकता हूँ। बेनिफिट टू द अकाउंटेंट एंड ऑडिटर, करेक्ट। हाँ, ऑडिटर अकाउंटेंट का काम इजी हो जाता है। अकाउंटेंट को पता है कि यही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपने को फॉलो करना है, तो अकाउंटिंग करते समय वही एजम्पशन फॉलो करेगा। एंड ऑडिटर को भी ऑडिटर ऑडिट करेगा तो उसको पता है कि इन्वेंटर का वैल्यूएशन ऐसे होके आया है, तो उसका काम थोड़ा आसान हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि ऑडिटर खाली साइन करके ख़त्म कर दे, उसको तो सैम्पलिंग बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी, बट स्टिल उसका काम थोड़ा क्या होता है, आसान हो जाता है। द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड अ बेसिस फॉर यूनिफॉर्म अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ड्यू टू दिस रीजन there is a less possibility of fraud being committed by the accountant. There is more transparency in accounting information. Since the accounting profession follow the accounting standard without any exception, they are not helpful not only to the accounting entity but also to the accountant and auditors. Any type of misinformation can lead to strict action against the document, accountant and the auditor. देखो, correct ना? हाँ, मतलब अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन होता है तो ऑडिटर एंड अकाउंट, ऑडिटर को तो स्पेशली उसका डिग्री भी जा सकता है, करेक्ट ना। आप जब ऑडिट करेंगे एज ए कंपनी सेक्रेटरी तो देयर आर सर्टन कोड ऑफ कंडक्ट या एथिक्स जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पे भी वो अगर आपने फॉलो नहीं किया, गलत स्टेटमेंट को साइन कर दे तो आपका डिग्री इंस्टीट्यूट कैंसिल कर देता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होने की वजह से ये लोग सही तरह से काम, उनको पता है कि अगर गलती हो गई तो अपना डिग्री छीन जाएगा एंड वापस मुश्किल है, मतलब इम्पॉसिबल है, बट ऐसा होता नहीं है, इसे बताने की बात है। हाँ, कुछ लोगों को किया है इंस्टीट्यूट ने, कुछ लोगों को किया है जिन लोगों ने बहुत ही फ्रॉड वगैरह किए, कुछ भी स्टेटमेंट साइन किए, उनका डिग्री कैंसिल कर दिया है। यस, मतलब जो सीए थे वो नो सीए हो गए, एनसीए, नो डिग्री, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। Additional disclosures. There are certain areas where important information is not required to be disclosed by the law. The accounting standard requires a disclosure of such matter such as method of depreciation, change in method of depreciation, to help the users of financial statement to take important financial decision. Correct. तो ये भले कंपनी लॉ में नेसेसरी नहीं है, बट
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं कि अगर आप जो भी मेथड फॉलो कर रहे हो वो भी बताओ, क्योंकि क्या होता है देखो, जब मैं दो कंपनीज के प्रॉफिटेबिलिटी कंपेयर कर रहा हूँ एंड किसी ने अगर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड फॉलो किया है एंड किसी ने SLM फॉलो किया है तो नेचुरली प्रॉफिट पे इंपैक्ट होगा। तो मेरे को पता होना चाहिए, खाली मैं प्रॉफिट जिसका हायर है वो बेटर है ऐसा मैं बोल नहीं सकता हूँ। तो वही वो कहना चाहते हैं कि ये जो एडिशनल डिस्क्लोजर्स दिए जाते हैं उससे बैलेंस शीट फिनेंशियल स्टेटमेंट का ट्रांसफर मतलब क्या बोलते हैं क्रिएटिबिलिटी और ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है, बेटर हो जाते हैं वो। तो आपने जो भी चेंजेस किए, जैसे आपने मेथड चेंज किया, स्ट्रेट लाइन मेथड से रिड्यूसिंग बैलेंस पे आप शिफ्ट हो गए, आपने 12th में किया था, तो नेचुरली डेप्रिसिएशन चेंज होता है, तो डेप्रिसिएशन चेंज होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट होता है। सो दैट कैन नॉट बी द रीजन फॉर गुड और बैड परफॉर्मेंस, मतलब या तो प्रॉफिट कम होगा तो ज़्यादा होगा। यू कैन नॉट जज कंपनी बेस्ड ऑन change in method of depreciation because that is not the profit earn out of activity, this is just by changing the accounting policy। तो ये यूजर्स को समझता है, मतलब काफ़ी बार प्रॉफिट कम भी होता है बट दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ बैड परफॉर्मेंस, इट इज ड्यू टू चेंज इन द पॉलिसी ऑफ द कंपनी। बट लॉन्ग टर्म में वो बेनिफिशियल रहता है, मतलब शॉर्ट टर्म में वो अभी आपको दिखेगा कि यार गड़बड़ हो रही है, बट लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली वो फॉलो करेंगे, फायदा होगा। देन नेक्स्ट, इवेल्यूशन ऑफ मैनेजरल एबिलिटी। The accounting standards are useful in measuring the efficiency of the management regarding profitability, liquidity, solvency and other general progress of the enterprises। देखो क्या दे एफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी मतलब क्या, हर एक कंपनी का एक गोल रहता है ना, कितना प्रॉफिट अर्न करना है, तो वो हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो फिर जो लोग काम कर रहे हैं उनका परफॉर्मेंस आप इवेल्युएट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ पे अपन लैकिंग है ना, कहाँ पे ट्रेनिंग की ज़रूरत है, जहाँ कहीं भी चेंजेस है वो करना है अपने को, करेक्ट ना। लिक्विडिटी क्या आपने, मैंने आपको बताया लिक्विडिटी मतलब क्या कि आपके पास इतना कैश होना चाहिए कि आप आपके सभी खर्चे टाइमली पे कर पाए। सॉल्वेंसी वही है, लिक्विडिटी इज इमीडिएट बेसिस, सॉल्वेंसी इज लिटिल बिट लॉन्ग पीरियड का। एंड जनरल प्रोग्रेस ऑफ द कंपनी, कंपनी का प्रोग्रेस भी अपने को जानना है तो ज़रूरी है। In absence of accounting standard, it would be difficult to evaluate managerial efficiency because there is no basis to compare financial statements of one enterprises with another, correct? Due to common accounting standard या same accounting standard, तो आप आपकी financial statement you can compare. So Tata Motors can compare their financial with Maruti, Maruti can compare with Tata Motors and they can ask the managers कि बताओ हम यहाँ पे lacking क्यों है, correct ना? So you can do कंपैरिजन, तो उससे अपन कौन से एरिया में लैकिंग है, फिर वहाँ पे कौन मैनेजर है उसको बोल सकते हैं भाई क्या प्रॉब्लम है बता, वाई यू आर नॉट एबल टू अचीव दोज टारगेट्स। सो वी कैन वर्क ऑन दैट कि टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम है, ट्रेनिंग में प्रॉब्लम है, स्टाफ इज़ नॉट स्किल्ड, से रीज़न हज़ारों हो सकते हैं। जब भी हम ऑडिट करते, मैं करता था ऑडिट, तो मेरा जब मैं रिपोर्ट देता था ऑडिट रिपोर्ट क्लाइंट को, तो क्लाइंट को मैं मेरे फाइंडिंग्स बताता था कि सर ये है प्रॉब्लम मेरे हिसाब से, आपको इस पर काम करना पड़ेगा। फिर क्लाइंट यूज टू कम अप विद डिफरेंट आइडियाज़ कि ये एरिया में प्रॉब्लम है, उसको कैसे ओवरकम करना है। कभी कभी मेरे को पूछता था तो मैं मेरे आइडियाज़ देता था, बट उनका बिजनेस उनको ज़्यादा पता है ना। मैं तो थर्ड पार्टी हूँ, मेरे को बिजनेस की अंदर की जानकारी नहीं है, मेरे को फिनेंशियल जानकारी है। मैं इतना बता सकता हूँ कि सर लास्ट ईयर से इस साल कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी का बढ़ा है एंड प्रोडक्शन करस्पॉन्डिंगली नहीं बढ़ा है। सो आपने को देखना पड़ेगा कि कहाँ पे अपन कम है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये काफ़ी सिंपल एग्जांपल था आपको बताने के लिए। हाँ, तो मैं क्या बताऊँगा एज ऑडिटर, सर यहाँ पे मेरे को लगता है कि फ्रॉड हो रहा है, आप चेक करो, स्टॉक में गड़बड़ी हो रही है। जैसे मैं जब 2012-13 में मैं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए काम कर रहा था, तो उनका जो गोडाउन था ना, वहाँ पे सीमेंट के बैग गायब होते थे। हाँ, मतलब उनके गोडाउन में आते थे 1000 सीमेंट के बैग, एंड जो उससे वो कंस्ट्रक्शन करते थे वो 800-900 बैग का ही होता था, है ना। 5-10 बैग चलो इधर उधर हो सकते, फिर भी लगभग 90 से 100 बैग का कंस्ट्रक्शन के हिसाब से शॉर्टेज होता था, उनका जो रेशो था इनपुट टू आउटपुट। तो क्लाइंट ने कहा कि सर ये ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, हम बैग भेज रहे हैं वहाँ पे 1000, पर जो कंस्ट्रक्शन 900 बैग का दिख रहा है, 100 बैग्स का कंस्ट्रक्शन वहाँ पे नहीं दिख रहा है, साइड पे चोरी। और कंस्ट्रक्शन पे तो चोरी होती रहती है क्योंकि वो साइड ओपन रहता है, कोई भी आता है, जिस गांव में आप काम कर रहे हैं वो लोग आते रात को चोरी करके लेके जाते हैं। यू कैन नॉट कंट्रोल, कितना भी आप सिस्टम लेके आओ, यू कैन नॉट कंट्रोल, बहुत डिफिकल्ट है कंट्रोल। थोड़ी बहुत तो चोरी होती है, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में तो बहुत ज़्यादा होती है।
करेक्ट ना। तो फिर तो मैंने बोला एक काम करो सर, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा दो। तो हमने दोनों जगह पे सीसीटीवी कैमरा लगा दिए, 2013 की बात है। फिर वहाँ से वो पूरा बंद हो गया, है ना। वही साइड पे जहाँ पे साइड चालू था वहाँ पे कोई लोग चोरी करते रहेंगे, करेक्ट ना। तो फिर उसको क्या करेंगे, अपन उनको रोक नहीं सकते, बट अपने को बचाना है ना। अपन उनके साथ झगड़ा नहीं कर सकते ना, भाई तू चोरी क्यों कर रहा है, उसको थोड़ी पकड़ के मार सकते हैं। अपने को प्रोटेक्शन चाहिए, आपने को उसको नुकसान नहीं करना है, बट अपने नुकसान तो बचना चाहिए ना, अक्लमंद बनना है। अपन उसका झगड़ा करेंगे तो फिर आप में उसमें फ़र्क क्या रहेगा ना, आप उसको थोड़ी पकड़ के मारेंगे। वैसे तो हमने वहाँ पे बोला सर साइड पे सीसीटीवी कैमरा बिठा दो आप, तो साइड पे फिर सीसीटीवी कैमरा बिठा दिया, तो परसेंटेज काफ़ी कम हो गया। सो लाइक दिस यू हैव टू चेक। ये मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल दिया है, ऐसे हजारों आइडियाज़ आपके दिमाग में आ सकते हैं जो एज अ बिजनेसमैन आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। गवर्नमेंट के लिए यूजफुल सर, गवर्नमेंट के लिए क्यों यूजफुल? बेस्ड ऑन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट गवर्नमेंट को पता चलता है कि जितने भी लोग हैं और कितना इनकम दिखा रहे हैं, कितना टैक्स का कलेक्शन हो रहा है, बजट बनाते समय फ़ायदा होता है। काफ़ी बार गवर्नमेंट आपको सब्सिडीज दी जाती है क्योंकि आपको लॉस हो रहा है। लॉस कैसे हो रहा है? सर्टिफाइड बाय ऑडिटर एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर रिलायबल है, जेन्यून है, तो ये लॉस जेन्यून है कि नहीं पता चलता है। फिर गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है उसका बेस भी बराबर हो जाता है कि हाँ ये देख के, मतलब गवर्नमेंट जिस फिनेंशियल स्टेटमेंट को देख के सब्सिडी दे रही है वो अगर बराबर रहेंगे तो फिर वो सब्सिडी का भी प्रॉपर यूज होता है। रिफॉर्म्स इन अकाउंटिंग थ्योरी, मतलब अपने को खुद को जहाँ जहाँ पे हम बेटर कर सकते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैज़ बीन वेरी हेल्पफुल इन द रिफॉर्म्स ऑफ अकाउंटिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिस रिगार्डिंग द मेजरमेंट, ट्रीटमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल आइटम्स। ठीक है, चलो। ये थे एडवांटेज। इसका आप एक डायग्राम बना सकते हैं एंड जो मैंने की पॉइंट बताया आप लिख सकते हैं, इसमें आपको मेरी जरूरत नहीं है। डिसएडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, चलो ये भी पढ़ लेते हैं एक बार। पहला है डिफिकल्ट चॉइस। मतलब क्या है? मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी बहुत सारे ऑप्शंस दिए। फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री में, एंड आपने बीकॉम में पढ़ा रहेगा कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री कैसे होता है। फिर फिफो मेथड है, लिफो मेथड है, वेटेड एवरेज मेथड है, करेक्ट है। तो अपन मोस्टली वेटेड एवरेज मेथड या फिफो मेथड दोनों अलाउ किया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। अब एक कंपनी फिफो फॉलो कर रही है, एक कंपनी वेटेड एवरेज फॉलो कर रही है, एंड दोनों अलाउड है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ऐसा होता है। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन एसएलएम भी अलाउड है, रिटर्न ऑन वैल्यू भी अलाउड है। कोई ये फॉलो कर रहा है, कोई वही फॉलो कर रहा है। मतलब इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इटसेल्फ दे हैव गिवन मल्टीपल ऑप्शन फॉर अकाउंटिंग अंडर वन हेड। तो कोई ये फॉलो कर रहा है, कोई वो फॉलो कर रहा है, सब कुछ अलाउड है, कोई गलत चीज़ नहीं है, वैसा है। अल्टरनेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सजेस्टेड बाय द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में each have arguments to recommend them. In such case it's difficult to choose one out of them for application by enterprise. Mechanical choice, yes, there may be trend towards rigidity and away from the flexibility in applying the accounting standard. मतलब काफ़ी बार लगता है कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो अपन अप्लाई कर रहे हैं ये मेरे अभी ट्रेंड को सूट नहीं हो रहा है, नीड टू बी चेंज, बट वी कैन नॉट डू बिकॉज वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बन चुके हैं। अपने प्रोसेस देखा बहुत बड़ा कि एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने के लिए कितने लोगों से रिकमेंडेशन लेने पड़ते हैं, स्टडी ग्रुप फॉर्म किए जाते हैं, उनका ड्राफ्ट बनाया जाता है, फिर ड्राफ्ट अलग अलग बॉडीज़ को दिया जाता है, उनके रिकमेंडेशन लिए जाते हैं, फिर ड्राफ्ट को रिवाइज करके ICAI के काउंसिल मेंबर्स को दिया जाता है, फिर वो उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो बहुत बड़ा प्रोसेस है और ये आपके लिए मेरे लिए चेंज नहीं होगा, पूरे इंडस्ट्री को अफेक्ट हो रहा है तो चेंज होगा। जैसे रिसेंटली अभी कोविड की वजह से काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं, मतलब आने वाले हैं, बिजनेसमैन को काफ़ी बड़ा फटका बैठा है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग मेनी अमेंडमेंट्स इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अच्छा सर हमको अमेंडमेंट्स पढ़ना है क्या? नहीं, आपको नहीं पढ़ना है, आपको जो दिया वो पूरा थियोरेटिकल दिया है, करेक्ट। अमेंडमेंट्स आते हैं कुछ कुछ, बट आपको न्यूमेरिकल सही नहीं, आपको ओनली थ्योरी है। सो आपको चिंता करने की जरूरत, आप सबसे सुखी लोग हो, खाली MCQ टनाटन टिक करना है, ABC 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 खत्म। सो यू आर वेरी लकी पीपल। हमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब इतना था, एक एक स्टैंडर्ड 6-6 पेजेस का, उसके 8-8 10-10 न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ते फाइनल में। पूरा सब्जेक्ट ही था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। उसका एक बुक आता है, आई थिंक रावत करके बहुत बड़े ऑथर है, उनका बहुत ज़बरदस्त बुक, इतना बड़ा बुक है और मैं आपको वो 4 पेजेस में पढ़ा रहा हूँ। सो यू कैन इमेजिन, मतलब रामायण का सीरियल कितना बड़ा था आपको पता है ना। हाँ, उसका मैं आपको 2 मिनट में दिखा रहा हूँ ट्रेलर, बस
नॉट डिफरेंट फ्रॉम लॉ। हाँ हाँ, मतलब जो अपने कंपनी लॉ है, इनकम टैक्स लॉ है, उन सबको मद्देनजर रखते हुए बनाने पड़ते हैं। तो विद इन लॉ एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गया तो लोग उसका फायदा उठाते हैं। सो उसका एक लिमिटेशन है कि वो लॉ के बियॉन्ड नहीं जा सकते। चलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंक्लूजन, ठीक है, कुछ काम का नहीं है। How many accounting standards? The Institute of Chartered Accountants of India has issued 32 accounting standards. However, accounting standard 8 has been withdrawn subsequent to the issuance of accounting standard 26, and 6 depreciable accounting was withdrawn subsequent to issue of revised standard 10. करेक्ट ना? हाँ, मतलब कौन से विड्रॉ किए हैं ये ध्यान में रखना। ये विड्रॉ किया है, ये विड्रॉ किया है, तो AS8 अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट विड्रॉ किया है, उसके जगह पे AS26 इंटेंजिबल एसेट्स को रिप्लेस किया है। ये एग्जाम में आ सकता है। दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, इसको विड्रॉ करके उसकी जगह पे स्टैंडर्ड 10 डाला गया है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पहले इसका नाम था फिक्स एसेट, अभी नाम चेंज हो गया है, रेटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग एज अ ओल्ड अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट। ठीक है। The accounting standard 30, 31, 32 financial instrument have been withdrawn by ICAI in the year 2016. तो इफेक्टिवली कितने स्टैंडर्ड से 27। सो आपको ये लर्न करना पड़ेगा। बोलो कौन से विड्रॉन किए हैं? 6, 10, 30, 31 एंड 32। सिक्स 10, 30, 30 एंड लिस्ट बना के रखो। 6 कौन सा लिखो? अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। 10 अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट। 30 this is related to financial instruments। ठीक है, तो ये लिस्ट अलग से लर्न करना कि कौन से विड्रॉ किए। तो 32 में से 5 विड्रॉ के, 27 जीवंत है। The standards are developed by the Accounting Standard Board of the Institute, are issued under the authority of its council। ठीक है। The institute, not being a legislative body, can enforce the compliance with its standard only by its member. Also, standard cannot override the law and local regulations। देखो, इंस्टीट्यूट नॉट बीइंग अ लेजिस्लेटिव बॉडी कैन एनफोर्स कंप्लायंस विथ इट्स स्टैंडर्ड ओनली बाय इट्स मेंबर। हाँ, मतलब ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये ICAI के मेंबर्स को फॉलो करना क्या है, एज ए ऑडिटर जब आपका काम करेंगे तो आपको फॉलो करना मैंडेटरी है। ऑल्सो स्टैंडर्ड्स कैन नॉट ओवरराइड द लॉ एंड लोकल रेगुलेशंस। मैंने कहा ना, कंपनी एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट है, उन सबको मद्देनजर रखते समय वो देख के सब काम करना पड़ता है। The accounting standards are nevertheless made mandatory from the dates specified in the respective standard and generally applicable to all enterprises subject to certain exceptions stated below। ये अपन ने पढ़ा ना, सबके लिए एप्लीकेबल है बट कुछ केसेस में एप्लीकेबल नहीं है, स्टार्ट में पढ़ा था। Now, in assessing whether accounting standard is applicable, one must find correct answer to the following question: Does it apply to enterprise concern? Yes, आपके बिजनेस के लिए एप्लीकेबल है। यस। डज इट अप्लाई टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसर्न? यस। डज इट अप्लाई टू फाइनेंशियल आइटम कंसर्न? यस। तो फिर आपके लिए एप्लीकेबल है। तो ये 3 स्टेप प्रोसेस दिया है, ये भी लर्न करो कि डज इट अप्लाई टू एंटरप्राइज कंसर्न? यस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए एप्लीकेबल है क्या? यस। एंड फाइनेंशियल आइटम के लिए? यस। ये सबके लिए एप्लीकेबल है। लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय ICAI। अभी ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का लिस्ट दिया है जो अपने को पूरा 1 by 1 क्या करना है, पढ़ना है। जैसे पहला है
AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, ये नीचे आपके इसमें नेक्स्ट लाइन पे रहेगा। AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, AS4 कॉन्टिजेंसीज, ये पूरा लिस्ट दिया है, ठीक है। तो ये लिस्ट एक बार पढ़ के रखो एंड फिर नेक्स्ट लेक्चर से अपन ये आगे का पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो, तो इतना बेसिक पढ़ लो, फिर अपन आगे नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे कंटिन्यू। थैंक यू सो मच।